चलो जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या चल रहा था हमारा बेसिक्स, और बेसिक्स में 7 पॉइंट तो हम कर चुके थे। थ्योरी भी था, कुछ एक आध शायद प्रैक्टिकल भी रहा होगा, पर अब जो करने जा रहा है वो है पॉइंट नंबर 8। ठीक है जी, और उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज जो सेकंड ब्रेक के बाद अब आपका इंपॉर्टेंट एरिया स्टार्ट हो रहा है। तो सर बात करें, यस, अगर हम बात करें तो अब हम करने जा रहे टॉपिक, लिखना नहीं है, लिखा हुआ है, जिसका नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऑफ ऑप्स। ठीक है, पहली बात ये बताओ, वैल्यू से क्या समझते हो आप? वैल्यू, सर वैल्यू का मतलब अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, प्राइस अलग होता है। अगर मैं कहता हूं कि मान लो इस कैलकुलेटर की बात करो, तो इस कैलकुलेटर का प्राइस हो सकता है कि मार्केट में 200 हो, पर हो सकता है कि मेरे लिए इसकी वैल्यू, क्योंकि आज एग्जाम है और आज ही मुझे कैलकुलेटर चाहिए और कहीं मिल नहीं रहा है, तो मेरे लिए इसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है। इट मीन्स वैल्यू पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। किसी भी चीज का वैल्यू पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। इट मीन्स, बट सिंपल सी बात है, अब कोई भी चीज ले लो, अगर मैं सब्जी ही लेने जाता हूं तो वो जो सब्जी बेच रहा है वो कुछ और रेट बता सकता, प्राइस, पर मैं बार्गेनिंग करूं तो मेरे लिए वैल्यू हो सकता है वो 10 रुपए किलो और किसी के लिए 12 रुपए किलो। वैल्यू अलग चीज है, वैल्यू हम खुद डिसाइड करते हैं और प्राइस अलग चीज है। ठीक है, मेरे ख्याल से सीए फाइनल लेवल पे मुझे इस बात पर लेक्चर नहीं देना चाहिए। हमें क्या पढ़ना है, हम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किसका? ऑप्शन का। ठीक है, और वैल्यू अभी का नहीं, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू। मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात कर रहा हूं। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब, सर एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब हो गया अभी का नहीं, फ्यूचर का। बिल्कुल, अब सुनोगे। मान लो कॉल ऑप्शन है, एक्सरसाइज प्राइस है ₹500। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा? जब प्राइस बढ़ेगा। ओके, और मैच्योरिटी पीरियड है आज से 3 महीने बाद। और 3 महीने बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शेयर का प्राइस है वो 530 रुपए हो सकता है। आज क्या प्राइस है? आज के प्राइस से मुझे मतलब नहीं है, मैंने आपको एक्सरसाइज प्राइस दिया 500 से ऊपर, ऑप्शन है कॉल ऑप्शन। 3 महीने बाद एक्सपेक्टेशन है मेरा, एक्सपेक्टेड प्राइस, इसको मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बोल दूं, यस, या प्राइस बोल देता हूं, प्राइस 530 हो सकता, हालांकि एक्सपेक्टेड प्राइस ही। तो उस हिसाब से मेरा ऑप्शन जो है, मैं जो सोच रहा हूं, मेरे हिसाब से, बोलो बेटे बोलो, कितना रुपए का फायदा हो सकता है? आज तो होगा नहीं, 3 महीने बाद कितने का फायदा हो सकता है? सर 3 महीने बाद तो 30 रुपए का फायदा हो सकता है। ये सर इंट्रिंसिक वैल्यू ही है। हाँ, ये इंट्रिंसिक वैल्यू आज का वैल्यू नहीं है, ये फ्यूचर का वैल्यू है। उस इंट्रिंसिक वैल्यू को आप एक्सपेक्टेड वैल्यू बोल रहे हो, कुछ नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू, पर इंट्रिंसिक वैल्यू कब का? फ्यूचर का। फ्यूचर का इंट्रिंसिक वैल्यू, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू। यहां तक ठीक है? ठीक है सर। सर अगर प्राइस 530 नहीं हुआ, 510 हुआ, तो बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन 10 रुपए। सर प्राइस अगर 490 हुआ तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना? सर 10 रुपए का लॉस हो जाएगा, गलत बात है सर, 0। ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। सर ऑप्शन खरीदोगे क्यों? खरीद लिया है, उसके बाद एक आध 2 4 10 दिन बाद मैं सोच रहा हूं कि देखूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या है। अगर 490 हुआ तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा, तो क्या मेरे ऑप्शन का एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस में आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। आंसर क्या आएगा? 0। इट मीन्स ऑप्शन का एक्सपेक्टेड वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है यहां तक?
सर शुद्ध हिंदी में आप ये बोल रहे हो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू कॉल ऑप्शन का मार्केट प्राइस ऑन मैच्योरिटी माइनस एक्सरसाइज प्राइस। यस, आर जीरो माइनस होगा नहीं। ठीक है सर, तो इसमें समझाने वाली क्या बात है? समझाने वाली है। अब मैं इसको समझाता हूँ, थोड़ी सी बात समझाता हूँ। सर क्या लिखने वाली बात, क्या लिखने वाली ये बात मैं बाद में समझाऊंगा। पहले इस एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल नंबर दिख रहा है, बुक खोलिए, एग्जाम्पल नंबर 5 आपके सामने है। और एग्जाम्पल नंबर 5 को ठीक से समझने की कोशिश कर दे, बहुत गहराई से समझेंगे। अगर एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया तो आपकी बुक में ना 2-3 क्वेश्चन है, तो उसमें हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और सुनो, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ठीक? चलो पढ़ते। एग्जाम्पल नंबर 5, ऑप्शन कौन सा है? कॉल ऑप्शन। ठीक है जी। और एक्सरसाइज प्राइस है 500 माइनस, मतलब ये हुआ कि 500 रुपए से ऊपर होगा शेयर का प्राइस तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। हाँ जी। पीरियड है 3 मंथ और प्राइस ऑन मैच्योरिटी हो सकता 520 भी हो सकता, 530 भी हो सकता, ये सब बताया और प्रोबेबिलिटी बताया। आपसे बोला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। मैं दूसरी चीज और पूछ रहा हूं, लिख लेना। एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर, शेयर का एक्सपेक्टेड प्राइस निकालिए। याद है जो मैंने बेसिक क्लास करवा रखा था जिसमें मैंने आपको प्रोबेबिलिटी समझा रखा है, क्या उसमें मैंने आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना सिखाया था? हाँ। कैसे निकालते थे बेटे? ये जो प्राइस है इसको हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? एक्सपेक्टेड प्राइस। वहां भी ऐसे ही कुछ था, रिटर्न लिखा रहता था, तो रिटर्न को अगर हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। कुछ था ही नहीं इसमें, तो मैं सबसे पहले मुझे एक्सपेक्टेड प्राइस निकालना। इसमें लिखा नहीं, मैंने एक पॉइंट ऐड कर दी। तो चले लिखे क्या? यस, पहला काम करें सर, एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर। एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर। तो 520 इंटू 0.3 प्लस 520 इंटू 0.3 प्लस 530 इंटू 0.2 प्लस 510 इंटू 0.1 प्लस 490 इंटू 0.3 प्लस 480 इंटू 0.1। सर ये तो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न पहले भी निकाला है। जी हाँ, 520 इंटू 0.3 m प्लस 530 इंटू 0.2 m प्लस तो सर ये आ गया ₹508। ठीक है, प्राइस निकालने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अब मुझे करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब ध्यान से समझने वाली बात है बेटे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ठीक है, अब सुनना है यहां से। सर ये क्यों समझा रहे? तो आ गया ना सर आंसर, 8 रुपए है। बेटे समस्या यही तो है। अब सुनो, कुछ लोगों का ये कहना है सर आप ये, सर ये प्राइस कब का है ये बताइए। ये प्राइस है 3 महीने बाद का। क्या सर ये एक्सपेक्टेड प्राइस है? हाँ बेटे एक्सपेक्टेड प्राइस है। तो सर हो गया फिर तो। क्या प्राइस ज्यादा है? यस। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो हमें 8 रुपया का फायदा, सीधी सी बात है। अगर 8 रुपए का फायदा तो सर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन दिख रहा है हमको। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज इक्वल टू, लिखना नहीं है? अच्छा लिख लिया है सर।
तो काटना पड़ेगा 8 रुपए। एक तो ये सोचना है लोगों का, और क्या सोचना है लोगों का, अब देखो देखो दूसरा क्या सोच, दूसरी सोच ये है कि यहां देखना ध्यान कि सर इसको देखते हैं ना हम, इंडिविजुअल देखते हैं हम, एक साथ क्यों करें, हम इंडिविजुअल कर सोचते हैं। और इंडिविजुअल ऐसा सोच सकते हैं कि सर अगर 520 रुपए होता है तो हमें 20 रुपए का फायदा है, ठीक, 20 का भी फायदा हो सकता है। सर 530 होता है तो 30 रुपए का भी फायदा हो सकता है। ग्रॉस पे ऑफ बोलते, ग्रॉस पे ऑफ बोलूं तो ज्यादा अच्छा, पे ऑफ। सर अगर 510 हुआ तो 10 रुपए का फायदा। सर 490 हुआ तो क्या करेंगे, ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, 0 और यहां पे 0। ठीक है, ठीक है बोलो, ठीक है। 20 रुपए का भी पे ऑफ मिल सकता है, 30 का भी पे ऑफ मिल सकता है, 10 का भी पे ऑफ मिल सकता है, या फिर 0 क्या प्रोबेबिलिटी है 20 रुपए का फायदा होने की? सर प्रोबेबिलिटी है 0.2, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1। कुछ लोगों का ऐसा सोचना है। और क्या इसका आंसर और ये वाला आंसर एक ही आएगा? देख ही लेते हैं। 20 इंटू 0.2 तो कितना आ गया 4, यहां कितना आ गया 6, यहां कितना 1, यहां 0 और यहां 0, 4 6 10 और 1 11, 11 रुपए आ रहा है सर, और यहां 8 रुपए। कौन सा सही? 11 आ रहा ना, 6 4, हाँ 11। कौन सा सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है? 8 रुपए सही है कि 11 रुपए सही है? बस यही मुझे बता दो, बात खत्म। सर ये तो सही लग रहा है, और ये बेटे इसमें एक समस्या है, मेरी बात समझो। ये आपको सही लग रहा है, लेकिन इसको अगर आप 8 रुपए को सही मानते हो ना, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि आप ये सोच रहे हो, आप ये कह रहे हो कि सर हम ये वाला ऑप्शन लैप्स भले ही हो गया, लेकिन हमारा जो पे ऑफ है वो नेगेटिव, हमें -10 का लॉस है, और यहां हमें -20 का लॉस है, -10 का -20 का। ठीक है, ऐसा है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। ऑप्शन है ना भाई, आप ये बोलोगे ऑप्शन, देखो जनरली अगर आप ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो, इसका मतलब होता है कि सर हमें ऊपर प्राइस ऊपर गया तो प्रॉफिट, और प्राइस नीचे गया तो लॉस, इसका मतलब ये है। लेकिन सर ऑप्शन में ऐसा नहीं होता, प्राइस ऊपर जाने से प्रॉफिट, पे ऑफ पॉजिटिव, और नीचे गया तो नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा करते हम, सॉरी, अगर हम यहाँ 10 और यहाँ 20 ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3 रुपए माइनस में, और यहाँ आ जाएगा 2 रुपए माइनस में। गड़बड़ हुआ है, ये 3 रुपए है इसलिए यहाँ 6 रुपए, सॉरी, 6 6 12, यहाँ 13 रुपए, 15 रुपए, 6 6 12 और 13 आ रहा था, 13 में से 3 गया और 2 गया, तो यहाँ कितना है 13 में से 5 गया 8। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ प्रोबेबिलिटी 0.3 लेना था मुझको। ठीक है, चलता है। तो अगर उस हिसाब से देखूं, तो अगर मैं यहाँ 10 लिखूं और -20 लिखूं तो हमारा आंसर मैच हो जाएगा। यहां भी कितना 8 है और यहां भी कितना 8 है, मैथमेटिकली मैच हो गया। पर भाई ये वाला पार्ट आप गलत कर रहे हो, माइनस हो नहीं सकता, पे ऑफ माइनस हो नहीं सकता, तो फिर यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, 0। तो एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली 6 6 12 और 13 रुपए आंसर आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। करना कैसे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे नहीं कर सकते सर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन करना है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। मतलब क्या सर, ये गलत है, ये गलत है सर, इसको काट ही दो ना यहाँ से। मैंने तो पहले बोला था लिखना मत करके, हम ऐसे नहीं कर सकते। ठीक, तो सर करना कैसे होगा? अब मैं यहां करवा रहा हूं, टेबल बना के प्रॉपर प्रेजेंटेशन में करना। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बनाए टेबल, यही बना देना। एक तो आ जाएगा मार्केट प्राइस, दूसरा एक्सरसाइज और नोट, तीसरा ग्रॉस पे ऑफ, चौथा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मार्केट प्राइस,
उसके बाद मार्केट प्राइस के बाद क्या लिखेंगे सर? एक्सरसाइज और नॉट। ठीक, उसके बाद ग्रॉस पे ऑफ। इंट्रिंसिक वैल्यू बोलूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो। ग्रॉस पे ऑफ, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, और फिर ग्रॉस पे ऑफ को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? प्रोबेबिलिटी से। प्राइस कितना हो सकता है सर? 520 भी हो सकता है, और सर 530 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? 510 भी हो सकता है, और कितना 490 भी हो सकता है, और कितना 480 भी हो सकता है। बताओ 520, 500 से ऊपर होगा तो एक्सरसाइज, तो बताओ एक्सरसाइज होगा कि नहीं? यस। ग्रॉस पे ऑफ कितना आएगा? 20। यहाँ भी क्या हो जाएगा? यस। ग्रॉस पे ऑफ कितना आएगा? 30। यहाँ भी क्या हो जाएगा? यस। ग्रॉस पे ऑफ आएगा 10, और यहाँ 9, 0, और यहाँ भी 9। प्रोबेबिलिटी दिखा हुआ है 0.3, 0.2, 0.1, 0.3 और 0.1। तो यहाँ जाएगा 6, और यहाँ भी आ गया 6, और यहाँ आ गया 1, यहाँ 0, यहाँ 0। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना आ गया? 13 रुपए। ठीक है सर। इतना सारा मैंने लेक्चर क्यों दिया? मैंने लेक्चर इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकाला जाता है। और इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसे नहीं निकाल सकते 508 माइनस 500। इसी पर मेरा फोकस था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यही गलतियां किया था। ठीक है, चले जी आगे। एक एग्जाम्पल और करते हैं। कौन सा था? कॉल ऑप्शन का। उसमें अब समझाना कुछ नहीं है, बस एग्जाम्पल बनाना, तो मेरे साथ साथ बना लीजिए। कौन सा एग्जाम्पल रहेगा? पुट ऑप्शन का। ये क्वेश्चन है, और थोड़ा सा जल्दी से बनाएंगे इसको, इसमें मुझे समझाना ज्यादा कुछ नहीं। ऑप्शन है पुट ऑप्शन, मतलब एक्सरसाइज प्राइस है 200, 200 से नीचे जाएगा तो हम एक्सरसाइज कर लेंगे। 2 मंथ है, मैच्योरिटी का प्राइस दे रखा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन दिया। तो प्रॉपर मेरे साथ साथ देखते चलो, बनाओ, कौन पहले बनाता हो जाए। ठीक है सर। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पहला कॉलम कौन सा? मार्केट प्राइस। दूसरा एक्सरसाइज और नॉट। तीसरा ग्रॉस पे ऑफ, प्रोबेबिलिटी इनटू ग्रॉस पे ऑफ। ठीक है, मार्केट प्राइस, exercised or not. Gross payoff, probability, gross payoff into probability. ठीक है सर। प्राइस क्या क्या हो सकता है? 1 से 10, 180, 200, 220 और 160। 200 से कम होगा तो एक्सरसाइज, तो यहाँ क्या एक्सरसाइज होगा? यस। 30 रुपए का ग्रॉस पे ऑफ, यहाँ भी यस। 30 रुपए का ग्रॉस पे ऑफ, यहाँ नो, 0, यहाँ भी नो, 0, और यहाँ यस। 40 रुपए। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.15, 0.10, 0.05। मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा आप लोगों का। 4.50,
टू 0 0 16, तो ये आ गया सर जी 22.50 और इसका नाम क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ठीक है, क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है? नहीं सर, आराम से हो सकता है। ठीक, तो चले आगे क्वेश्चन बनाएं, ऐसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए हुए। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है कहाँ का क्वेश्चन उठाया गया है? तो ये आपके सामने है। जो क्वेश्चन है वो स्टडी मटेरियल न्यू सिलेबस का और प्रैक्टिस मैनुअल। सर प्रैक्टिस मैनुअल क्या होता है? प्रैक्टिस मैनुअल पुराने जमाने में जब ओल्ड सिलेबस था उसमें प्रैक्टिस मैनुअल चलता था, उसमें भी यही क्वेश्चन डाला हुआ था ऑलरेडी और उसी का क्वेश्चन उठाकर इसमें डाला गया। ठीक है, अभी तो प्रैक्टिस मैनुअल है नहीं है आपका, सिर्फ स्टडी मटेरियल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आसान है, बस एक पॉइंट में दिक्कत होती है बच्चों को, वो पॉइंट में डिस्कस करूंगा। बाकी क्वेश्चन भी बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, टाइम है हमारे पास। तो मेरे पास क्वेश्चन भी नहीं, देखते क्या लिखा हुआ है। लिखा इक्विटी शेयर्स ऑफ PQR इज प्रेजेंटली कोटेड 320। इसका मतलब यह हुआ कि अभी शेयर का प्राइस कितना दिया हुआ? 320। हालांकि अभी शेयर के प्राइस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू मांगता तो अलग बात होती। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर 6 मंथ, पूरा 6 माह बाद शेयर का प्राइस ये हो सकता है। मार्केट प्राइस दिया, प्रोबेबिलिटी दिया। कौन सा ऑप्शन है? पुट ऑप्शन। स्ट्राइक प्राइस कितना है? 300, मतलब 300 से कम होगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। बस बच्चों को जो प्रॉब्लम थी वो इस बात से प्रॉब्लम थी, रिटर्न शब्द लिखा हुआ है और रिटर्न शब्द लिखा हुआ तो बच्चों का ये कहना है कि हालांकि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी दैट इज 6 मंथ, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। बच्चों को समस्या सिर्फ इसमें थी कि सर रिटर्न शब्द लिखा हुआ है और रिटर्न शब्द लिखा, अभी तक तो आप बोल रहे थे ऑप्शन बाई करेंगे तो हमें कितने का पे ऑफ मिलेगा, अब तो इसको देना पड़ेगा ना भाई, चाहे ऑप्शन होल्डर हो चाहे ऑप्शन राइटर हो। अगर आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि प्राइस ये हो सकती, दोनों को ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ये हो सकती, तो दोनों के लिए वैल्यू तो एक जैसा आएगा। सर समझाने की कोशिश करो। समझाने की कोशिश क्या, बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर कोई मेरे पास आता है और मेरे लिए मेरा ये मानना है कि इसकी वैल्यू मेरे लिए 20 रुपए, मैं 20 रुपए से ज्यादा में नहीं खरीदूंगा। मेरे लिए मैं 20 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये 20 रुपए से ज्यादा की वैल्यू है नहीं। जो बेच रहा है वो भी तो सोच रहा होगा कि यार इसको मैं बेचूंगा तो मेरे लिए इसकी वैल्यू 20 रुपए है और 20 रुपए से कम मैं नहीं लूंगा। तो बस बात मैं वही समझा रहा हूं, जब दोनों के एक्सपेक्टेशन एक जैसा, चाहे ऑप्शन होल्डर हो चाहे ऑप्शन राइटर, ये एक्सपेक्टेशन किसका है? ऑप्शन राइटर का। तो ऑप्शन राइटर भी तो सोच रहा है ना यार कि अगर 180 हुआ तो मुझे देना पड़ेगा। पुट ऑप्शन है, 260 हुआ तो चलो ये इसमें भी देना पड़ेगा 280, तो मैं इसकी वजह से मेरे जेब से कितना पैसा जाने वाला ये निकाल लिया। इट मीन्स जो जाने वाला, इट मीन्स इसके लिए मेरे लिए इसकी वैल्यू वही है, मेरे पास रखी हुई है ये चीज और इसकी वजह से मेरे पास जाने वाला है। मैं राइट बेचने वाला हूं तो कम से कम मेरे पास से जितना पैसा जाने वाला उतना ही मैं पैसा सामने वाले से वसूल करूंगा। बात बस इतनी सी है। कुछ बच्चों का ये कहना, सर यहाँ तो उसके पास से पैसा जाने वाला है तो जो वैल्यू है वो तो नेगेटिव में निकलेगी। क्या बात कर रहे हो यार, वैल्यू कैसे नेगेटिव में निकल जाएगी? ठीक है, वैल्यू एक जैसे ही आएगा। मैं क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा कि जो ऑप्शन खरीद रहा है उसको कितना फायदा होगा और जितना उसको फायदा होगा उतना मैं सामने वाले से वसूल करूंगा। इट मीन्स मेरे लिए इस पेपर की वैल्यू उतनी ही होगी। ठीक है सर, इस शब्द की वजह से प्रॉब्लम। सर तो भी अगर हमको इस शब्द में प्रॉब्लम है तो फोन करना मुझे, बात करेंगे हम लोग, ठीक है, और ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चले करेगी काम। यस, अब एक नए पेज में काम करते हैं।
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो आ जाता है मार्केट प्राइस, उसके बाद एक्सरसाइज और नोट, उसके बाद ग्रॉस पे ऑफ, उसके बाद प्रोबेबिलिटी और ग्रॉस पे ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी। मार्केट प्राइस एक्सरसाइज्ड और नॉट। ग्रॉस पे ऑफ, प्रोबेबिलिटी। ग्रॉस पे ऑफ को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर, मार्केट प्राइस क्या क्या हो सकता है? 180, 260, 280। तो 80, 260 और 280, 320 और 400। ठीक है, पुट ऑप्शन है 300 से कम होगा तो ही एक्सरसाइज होगा। तो क्या यहाँ एक्सरसाइज होगा सर? यस। ग्रॉस पे ऑफ कितने का? 120। यहाँ भी यस। ग्रॉस पे ऑफ कितने का? 40। यहाँ भी यस। ग्रॉस पे ऑफ 20 का। और यहाँ नो और यहाँ भी नो। तो यहाँ 0, यहाँ 0। सिंपल है वैसे माना। अब बात करते प्रोबेबिलिटी की। 0.1, 0.2, 0.5। 0.1, 0.2, 0.5, उसके बाद है 0.1 और 0.1। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जाएगा 12 रुपए और यहाँ 4 दूनी 8 रुपए और यहाँ 10 रुपए और यहाँ 0 और यहाँ 0। दैट्स इट। तो 12, 8, 20 और 10, 30। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन। बताओ, क्या इतना आसान क्वेश्चन आपको मिल सकता है? नहीं सर, सिंपल क्वेश्चन। चले जी आगे। हाँ सर, अब चलते फिर से। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है, एमटीपी में भी डला था। कब की एमटीपी में डला था सर? ये एमटीपी में डला था मार्च 2022। सॉरी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल में भी है, न्यू सिलेबस में, इसके अलावा प्रैक्टिस मैनुअल में भी है और इसके अलावा एग्जाम में भी आया साहब। समझ रहे हो ना आप? हाँ सर, समझ गए। 3 पॉइंट है और पूछा भी एग्जाम में 8 नंबर का आया था। 8 नंबर तो मायने रखते भाई सीए फाइनल लेवल पे। बात करें क्या बोल रहा है जरा देखते। यू एज एन इन्वेस्टर हैड परचेज 4 मंथ, और इंपॉर्टेंट है हमारे पास कॉल ऑप्शन लिखा हुआ, कॉल ऑप्शन ऑन द इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट ऑफ ₹10। सर ये 10 रुपए क्या है? जो कॉल ऑप्शन आप खरीद रहे हो उसके लिए पैसे तो देना पड़ेगा, और कितना पैसा दिया जा रहा है? 10 रुपए देंगे बोल रहा है। ठीक है भाई, 10 रुपए मतलब प्रीमियम है ना सर? हाँ जी, प्रीमियम है। आज मार्केट प्राइस कितना है? 132। आज के मार्केट प्राइस से हमें कोई लेना देना नहीं है। एक्सरसाइज प्राइस कितना है? ये काम कीजिए, 150 तो यहां लिख लेता हूं। एक्सरसाइज प्राइस है 150 से ऊपर, मतलब कॉल ऑप्शन।
आपको लग रहा है कि प्राइस जो है वो 120 से 190 के बीच में जाएगा, मतलब 120 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, 150 बताएगा, ये बताया और उसकी प्रोबेबिलिटी भी बता दी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट वो आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 4 मंथ। क्या निकाला जा सकता है? यस सर। क्या पहले भी निकाला है? 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, बताओ साहब निकाले क्या? यस। एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 4 मंथ। एक 120, 140, 160। 120 इंटू 0.05, 140 इंटू लिख लेंगे 160 इंटू 190 होगा, इसके बाद 200, 180 और 190। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितना? 0.2, 0.5। पॉइंट 1.15। ठीक है, आंसर हो जाएगा 120 इंटू 0.05 एम प्लस 140 इंटू 180 इंटू 0.1 एम प्लस 190 इंटू पॉइंट। तो सर ये आ गया ₹160.50। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या पूछ रहा है? पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ये इस पॉइंट में फंसे बच्चे। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन फिर से निकालना, कॉल ऑप्शन का वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 मंथ। ये शब्द क्या लिखे? इफ द एक्सरसाइज प्राइस प्रीवेल्स। सर इसका मतलब क्या है? इफ द एक्सरसाइज प्राइस प्रीवेल, इसका मतलब ये है कि साहब अब भी एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 150, और जब 4 मंथ का एंड हो जाएगा उस दिन भी प्राइस 150 ही रहेगा। अभी भी 150 है और उस दिन भी जो मार्केट प्राइस रहेगा वो 150 ही रहेगा। एक्सरसाइज प्राइस प्रीवेल्स का मतलब एक्सरसाइज प्राइस ही मार्केट प्राइस होगा मैच्योरिटी को। अब बताइए एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना होगा? दिख रहा है 0। बस इस लाइन की वजह से परेशानी। ठीक है जी, तो करें पॉइंट नंबर 2। सीधा लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज इक्वल टू 150 माइनस 150 इज इक्वल टू। सर इसको इसमें कहानी किससे नहीं लिखेंगे कि एक्चुअली एक्सरसाइज प्राइस प्रीवेल्स का मतलब होता है कि जो ये कुछ नहीं लिखा, सजेस्टेड आपके पास ICAI का सॉल्यूशन दिख रहा होगा, उसने भी ऐसे ही कर रखा है। ठीक है जी, अब पॉइंट नंबर कौन सा कर ले? 3 में क्या पूछा? 3 इंपॉर्टेंट है। इन केस द ऑप्शन इज हेल्ड टू इट्स मैच्योरिटी, अगर हम ऑप्शन मैच्योरिटी तक हेल्ड करते हैं तो बताइए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या होगा? सर मैच्योरिटी का प्राइस क्या होगा? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब वैसे ही करना। यस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब ऐसे ही करना।
तो सर ये तो हम कर लेंगे, करो आप भी करो, मैं भी करता हूँ, देखते कौन पहले करता है। और मैं जानता हूं मैं ही पहले करूंगा, क्यों? क्योंकि आप 2 की स्पीड से देख रहे होगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, पहला कॉलम मार्केट प्राइस, एक्सरसाइज और नॉट, ग्रॉस पे ऑफ, प्रोबेबिलिटी इनटू ग्रॉस पे ऑफ। ठीक है, मार्केट प्राइस एक्सरसाइज और नॉट, ग्रॉस पे ऑफ, प्रोबेबिलिटी, ग्रॉस पे ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी। मार्केट प्राइस कितना हो सकता है सर? 120 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है और 190 भी हो सकता है। एक्सरसाइज प्राइस है 150। ऑप्शन कौन सा है? पुट की कॉल, कॉल ऑप्शन है ना, इससे बढ़ेगा तो एक्सरसाइज, यस कॉल ऑप्शन। तो यहां तो एक्सरसाइज नहीं होगा, नो 0, नो 0, यस 10, यस 30, यस 40। प्रोबेबिलिटी आपको दिख रहा है 0.05, 0.20, 0.50, 0.10, 0.15, 0, 0, 5, 3, 6, तो 6, 3, 9 और 5, 14। तो यहां जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो करना जरूरी है साहब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। तो क्या सर ये क्वेश्चन आप होमवर्क देना चाहोगे? कितनी अच्छे बच्चे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए रहा होमवर्क। ठीक है, होमवर्क मैं इसी में से दूंगा, होमवर्क के लिए कोई अलग क्वेश्चन नहीं। याद रखना, होमवर्क कॉपी अलग बनाओगे, इस क्वेश्चन को अलग उस कॉपी में करोगे, एक बार करके छोड़ दोगे। क्लास वर्क कॉपी ही रिवीजन के काम आएगी, होमवर्क कॉपी में एक बार क्वेश्चन करने के बाद हम भूल जाएंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो हमारा खत्म हुआ पार्ट नंबर 1 बेसिक्स, और पार्ट नंबर 2 सबसे, मैंने कहा ना टोटल ऑप्शन 3 ही पार्ट्स में करने हैं। एक तो बेसिक्स जो खत्म हो चुका है, दूसरा जो करना है वो करना है हमें पार्ट नंबर 2, वो है ऑप्शन प्राइसिंग या वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन, दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और तीसरा ऑप्शन स्ट्रेटजी, उससे भी क्वेश्चन नहीं आते, मतलब ऑप्शन प्राइसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो पार्ट नंबर 2 मैं फिर से बोलूं, कहा जाता है कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट एसएफएम, वैसे तो एसएफएम सबसे आसान है, उसमें सबसे मुश्किल होता है डेरिवेटिव, कहा जाता है ऐसा, हालांकि मैं अभी तक ऐसा लगा नहीं होगा। और उसमें भी कहा जाता है कि उसमें भी सबसे मुश्किल, फ्यूचर तो भी समझ में आता, ऑप्शन सर समझ में नहीं आता, और हम ऑप्शन ही सबसे पहले पढ़ रहे हैं, मतलब एसएफएम का सबसे मुश्किल टॉपिक कर रहे हैं लोगों के अनुसार, जो मुश्किल लगता है उन्हें। और उसमें भी ऑप्शन जो सबसे पहले, उसमें 1 पार्ट तो हो चुका है, अब 2 ही पार्ट और बचे हैं। प्लीज थोड़ा सा और फोकस करना अच्छे से, बस ऑप्शन झेल लो भाई, फिर तो टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी।
ठीक है जी, डेरिवेटिव है बोलते हैं। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार पानी पी लूं उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। चलो जी, अच्छा एक बात सुनो, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा मतलब ऐसा है कि अभी जो ब्रेक के बाद है, हो सकती है क्लास आपकी 1.5 घंटे से ज्यादा निकल जाने देना, मुझे रोकना मत बीच में। तो रोकेंगे कैसे, है तो रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है जी, ठीक है, टाइम लगेगा, सुनना है, समझना है, आराम से तैयार है। चलो जी, अब जो मैं बातें बोल रहा हूं आंख खोलकर सुनोगे। थ्योरी खत्म हो चुका है, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। तो अब जो भी मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान से मन लगा के, ठीक है सर। हम क्या कर रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन, या मैं बोल सकता हूं थ्योरेटिकल प्राइस। सर ये क्या चीज है, समझा रहा हूं। रिलायंस कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस 500 से ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर का प्राइस 500 रुपए से ऊपर जाने वाला है, इसलिए मैं कॉल ऑप्शन खरीदने को तैयार हूं। प्रीमियम कितना मांगा जा रहा है, तो प्रीमियम मांगा जा रहा है 25 रुपए। मैं जो कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं, सब पीरियड कितना, 1 साल बाद। मैं ऑप्शन जो एक्सरसाइज करूंगा वो 1 साल बाद एक्सरसाइज करूंगा, 1 साल बाद। तो भाई मुझे कॉल ऑप्शन ऐसे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना है, तो इसके बदले में कुछ पैसे एडवांस में देना पड़ता है, जिसको क्या बोला जाता है, प्रीमियम। प्रीमियम को ही बोला जाता है प्राइस ऑफ ऑप्शन। मुझे क्या सीखना है, मुझे ये सीखना है कि ये 25 रुपए मुझे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। इस 25 रुपए में ये कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। मेरा खरीदने से मुझे फायदा भी होगा कि नहीं होगा। ठीक है यहां तक, ठीक है सर। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन कि 1 साल बाद शेयर का प्राइस 545 हो जाएगा। मुझे ये लग रहा है कि 545 रुपए प्राइस हो जाएगा, 545। तो सर आपको जो प्रॉफिट है, आपका जो पे ऑफ है, आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ऐसा बोल दूं, अभी बोल एक ही प्राइस है, ठीक है, तो क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू, यस सर। सर आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन वो 45 हुआ, बिल्कुल। अब बताओ खरीदे कि नहीं खरीदे। आज कितना, आज देना पड़ रहा है 25 और फ्यूचर में मुझे फायदा कितने का हो जाएगा, 45 का। बोलो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। सर यहां से तो ऐसा लग रहा है कि खरीद लेना चाहिए, यस, क्योंकि फायदा है भाई, 25 रुपया लगाओगे 45 कमाओगे। हालांकि रिस्क है, पर रिस्क है तो ठीक है, पैसे भी तो ज्यादा मिलने वाले, ठीक है। अगर ये मुझे लगता है कि 35 हो जाता, तो यहां एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना होता, 35। अब बोलो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना, तो समझ के बोलना। आज इसके लिए पैसा कितना देना है, सर इसके लिए देना 25। अगर मैं ये खरीद लेता हूं तो फ्यूचर में कितना आने वाला है, 35। बोलो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए।
सर उससे अच्छा तो हम बैंक में जमा कर देना। बस मैं यही तो कहना चाहता हूं सर। क्या आप डिसाइड कर सकते हो एक में पैसा कब जा रहा है, आज, पैसा कब आने वाला फ्यूचर में। अगर मैं कहूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ठीक है, पर मुझे तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा ना साहब। भाई आप कैसे प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर कर सकते हो? आपको इसका आज की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। कभी भी चाहे फॉरेक्स पढ़ो चाहे डेरिवेटिव जो भी पढ़ोगे, कभी भी कैश फ्लो जो है एक ही पॉइंट ऑफ एक ही समय की होने चाहिए, दोनों कैश फ्लो। यहाँ पैसा कैश आउटफ्लो है आज और कैश इनफ्लो है फ्यूचर में, कैसे कंपैरिजन है? इसको भी मुझे डिस्काउंटिंग करके इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। मान लो सर डिस्काउंटिंग रेट 10% है, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 1.10। 35 डिवाइडेड बाय 1.10 प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। एक साल 35 डिवाइडेड बाय 1.10, तो आंसर आ गया 31.82। अभी बताओ कि खरीदना चाहिए कि नहीं? अब खरीद लेना चाहिए। ये जो है ना, इसका नाम है अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन नहीं होगा, इसका नाम होगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन, या इसी को क्या नाम दे बोल सकते, इसी को बोलते थियोरेटिकल प्राइस ऑफ ऑप्शन। ये एक्चुअल प्राइस है, ये एक्चुअल। बोलो खरीदे कि नहीं खरीदे? सर खरीद लो। क्यों खरीद ले? सर सस्ता में मिल रहा है। यहां हम जितना लगा रहे हैं उससे ज्यादा कमाने वाले ना, तो ये जो है ये सस्ता मिल रहा। प्रीमियम जो प्राइस है ना ऑप्शन का, वो सस्ता है। सस्ता है उसको इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंडर प्राइस्ड। अच्छा सर चीप भी तो बोल सकते, वो वाला सस्ता नहीं। हमारा फाइनेंस की लैंग्वेज में इसको बोलता है जो ये है, ये अंडर प्राइस्ड, अंडर प्राइस है, सस्ता है। ऑप्शन अंडर प्राइस से खरीद लेना चाहिए। पर सर अगर प्रेजेंट वैल्यू ऐसा आता 23 आता, तो फिर बोलते यार ऑप्शन तो महंगा है। महंगा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? ओवर प्राइस्ड। यस, अगर ऑप्शन अंडर प्राइस है तो खरीदो, अगर ऑप्शन ओवर प्राइस है तो मत खरीदो भाई, सीधी सी बात। सर हमें निकालना क्या है? बेटे हमें निकालना है, हमें ये नहीं निकालना है, ये तो दिया रहता है, ये दिया रहता है, ठीक है, ये तो देगा, इसको हम निकाल भी नहीं सकते, तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है। हमें ये निकालना, ये वैल्यू, और हमें निकालना थियोरेटिकल वैल्यू। थियोरेटिकल, एक्चुअल प्राइस नहीं। एक्चुअल प्राइस आप कैसे निकालोगे? हमें निकालना थियोरेटिकल प्राइस, और उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि हमें ऑप्शन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है जी, टारगेट है कि ये निकालना, वैल्यू निकालना। यहां तक ठीक है? ठीक है सर बात। और ये निकालकर फिर हम डिसाइड करेंगे कि ऑप्शन अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस। सर इसको कैसे निकालते? निकल तो गया? नहीं भाई नहीं, ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे, इसको निकालने के बड़े सारे तरीके हैं, बहुत सारे मॉडल है। हमारे सिलेबस में 3 मॉडल है जो हमको करना है। एक आध मॉडल में एक्स्ट्रा करवा भी दूंगा, पर मैं अभी यहां लिखवा नहीं रहा हूं वो मॉडल। एक है बाइनोमियल मॉडल, बाप रे बाप। एक है पुट कॉल पैरिटी थ्योरम, और एक है ब्लैक सोल्स मॉडल। सर क्या बोल रहे हो बेटे? इट मीन्स वैल्यू निकालने के भी 3 मॉडल है, सबने अपने अपने तरीके से बताया है। बाइनोमियल, पुट कॉल पैरिटी, सब लिखा हुआ, मैं पढ़ाऊंगा आपको, लिखो दिखाऊंगा। पुट कॉल पैरिटी और ब्लैक सोल्स। जैसे गुडविल होता ना, गुडविल निकालने की एवरेज प्रॉफिट मेथड, और क्या नाम था यार, मैं तो भूल गया, सुपर प्रॉफिट मेथड, क्या सब में गुडविल अलग अलग आता। ऐसे वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। उसमें से 3 मॉडल मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले एक बार समझ तो ले हमने क्या पढ़े अभी तक, जो भी पढ़ा उसको लिख रिटर्न में होना चाहिए ना। तो स्टार्ट हम क्या कर रहे हैं सर? स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 2, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन, या इसको बोलते हैं ऑप्शन प्राइसिंग। इन दिस टॉपिक वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू निकालेंगे वैल्यू, और इसको कंपेयर किससे करेंगे? मार्केट प्राइस ऑफ ऑप्शन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रीमियम, और डिसाइड करेंगे कि ऑप्शन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। और कैसे डिसाइड करेंगे? अगर प्रीमियम अमाउंट ज्यादा, जो वैल्यू उससे ज्यादा, तो ऐसे भैया तो महंगा, ओवर प्राइस्ड है,
और ओवर प्राइस है तो ना खरीदो तो ज्यादा अच्छा। और प्रीमियम अमाउंट अगर कम है जबकि वैल्यू ज्यादा है, मतलब ज्यादा पैसा मिलने वाला है, तो खरीद लो, अंडर प्राइस है। ठीक है जी। ऑप्शन की वैल्यू निकालने की टोटल हमें कितनी मेथड पढ़ना है? 3 मेथड्स। मैंने कहा कि एक आध मेथड, मुझे एक ऐसा और लग रहा है एक मॉडल और पढ़ना चाहिए था, पता नहीं सिलेबस में डाला क्यों नहीं। तो सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए एक आध में करवा दूंगा, ठीक है, अभी नहीं, अभी मेन सिलेबस की बात करो। 3 मॉडल पढ़ना है, बाइनोमियल, पुट कॉल पैरिटी और ब्लैक सॉल्स। बाइनोमियल मॉडल में भी 3 अप्रोच है वैल्यू निकालने की। सर बाइनोमियल का मतलब क्या होता है वो मैं भी समझा रहा हूं ना, धीरे धीरे, बहुत ज्यादा जल्दी मत करना, मेरी भी आपसे हाथ जोड़ की विनती है, जल्दी करोगे तो फंसोगे। बाइनोमियल मॉडल के अंदर 3 है, एक है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, दूसरा है डेल्टा हेजिंग और तीसरा है रेप्लिकेटिव। मतलब बाइनोमियल मॉडल में ही आप 3 अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो अप्रोच आपके सामने। खास बात है कि तीनों में आंसर एक जैसा ही आता है। सर इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, ठीक है। डेल्टा हेजिंग और रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच का एक आध क्वेश्चन होगा, लेकिन एग्जाम में जो आता वो आपको आता है। पुट कॉल पैरिटी थ्योरम का थ्योरी है आपके स्टडी मटेरियल में, क्वेश्चन एक भी नहीं है, पर इसका मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, आ गया तो। ब्लैक सॉल्स मॉडल का क्वेश्चन तो है पर एग्जाम में नहीं आता। मतलब सर अल्टीमेट इंपॉर्टेंट कौन सा है? बाइनोमियल मॉडल अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है। पुट कॉल पैरिटी, मैं फिर से बोल रहा हूं, बाइनोमियल मॉडल का ही क्वेश्चन आते हैं, और आते भी है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी से। इन दोनों अप्रोच से कम क्वेश्चन पूछता है, कम क्या पूछा ही नहीं, एक आध क्वेश्चन डाला। पुट कॉल पैरिटी भी एक मॉडल है, उससे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर सिलेबस में नहीं है, मैं ऐसा बोल नहीं सकता सिलेबस में। ब्लैक सॉल्स मॉडल के सिलेबस में थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। सर करना है क्या नहीं करना? करना तो तीनों ही है। ठीक है जी, आ गया तो ये फाइनल में रिस्क एबीसी एनालिसिस में नहीं करवा सकता भाई, सब एबीसी, सब ए कैटेगरी है, आ गया तो आप सब दिक्कत में पड़ोगे। भगवान का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल, और बाइनोमियल में किसकी बात करेंगे? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, सुनना पड़ेगा, बहुत सारी चीज समझना पड़ेगा, तब होगा। और सर आज की क्लास कब ओवर होगी? जैसे ही बाइनोमियल खत्म होगा हम क्लास ओवर कर देंगे। ठीक है जी, एक आध क्वेश्चन रोक कर रखूंगा आज की क्लास में, बाइनोमियल मॉडल का एक क्वेश्चन रोक कर रखूंगा, होमवर्क दूंगा, लेकिन अगली बार जब क्लास स्टार्ट करूंगा पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो जी। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुना, बिल्कुल ध्यान से सुना, मेरी हाँ में हाँ लगाना, बस बोलते जाना। ठीक है सर, हाँ सर, हाँ सर, ना कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि कुछ एजम्पशन को लेकर मैं काम करूंगा। कॉल ऑप्शन, वो तो हमको पता था सर। और आज मार्केट प्राइस कितना है? 500। दिस इज करंट मार्केट प्राइस, आज है 500 रुपए प्राइस, और एक्सरसाइज प्राइस ले लेते हैं 510 रुपए। ठीक है, पीरियड 1 ईयर। लिखना नहीं है साहब, लिखने की कोशिश भी मत करना, वैसे भी आप नहीं लिखते हो, पर अब और मत लिखना, बस सुनना ना यार, मेरी बात सुनने का है बस, और कुछ नहीं। पीरियड है 1 ईयर, और रिस्क फ्री रेट है 10%। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आज है 500 रुपए, शेयर का प्राइस है आज है 500, और 1 साल बाद शेयर का प्राइस क्या होगा? 1 साल बाद क्या कोई बता सकता है? यस सर, कैसे बता पाएंगे? अनुमान तो लगा सकते हो। हाँ सर, अनुमान तो कुछ भी लगा सकते हैं,
कुछ भी हो सकता है सर शेयर का प्राइस। क्या 600 रुपए हो सकता है 20% ज्यादा? यस सर, 600 भी हो सकता है 20%। आज 500 है, एक साल बाद मेरा मानना है कि 600 भी हो सकता है 20% ज्यादा, या फिर 20% कम भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है सर, 650 भी हो सकता है, 675 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इसलिए बोल रहा हूं कि नाम में क्या रखा, नाम है बाइनोमियल। बाइनोमियल का पहला एजम्पशन, हाँ सर बोलो, उनका ये कहना है कि मैच्योरिटी पर ओनली 2 पॉसिबल प्राइस हो सकते हैं। सर क्या बोल रहे हो? एजम्पशन कि 2 ही पॉसिबल प्राइस हो सकते हैं मैच्योरिटी पर, कोई भी 2 प्राइस आप डिसाइड कर लो, एक ज्यादा एक कम। सर ये बिल्कुल इलॉजिकल एजम्पशन नहीं है ना, इसलिए तो बीएसएम आया। बीएसएम कहता है कि मैच्योरिटी पे कुछ भी प्राइस हो सकता है। बीएसएम मतलब ब्लैक सोल्स, पॉइंट जो थर्ड मॉडल पढ़ने वाला है ना, ब्लैक सोल्स, उनका ये कहना है कि मैच्योरिटी पे प्राइस 650 हो सकता है, कितनी सारी प्राइस हो सकती है, बड़ी सारी। लेकिन बाइनोमियल कहता है कि हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैच्योरिटी पे मान लो कि 2 ही पॉसिबल प्राइस है। सर नहीं मानेंगे तो फेल हो जाओगे। भाई साहब सीए कर रहे हो, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, 2 ही पॉसिबल प्राइस हो गए सर, ठीक है। 600 हो सकता है, 700 400 हो सकता है, मान लिया। 20% ज्यादा कैसे निकाला होगा मैंने? सर 500 इंटू 1.20 लिए, 20% का मतलब 500 इंटू 0.8 कर लिया। खैर इसका कोई मतलब नहीं कि 20% ज्यादा कैसे, 600 भी हो सकता है, आप कोई और भी प्राइस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है यहां तक ठीक है सब है। अब मुझे बताओ, अगर 600 हुआ, 600 हुआ, 510, याद रखना एक्सरसाइज प्राइस, 600 हुआ तो बोलो ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे ना सर। कितने का पे ऑफ है सर? 90 रुपए का पे ऑफ। और सर अगर 400 हुआ तो ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करेगी? सर करेगी। और यहां पे ऑफ कितने का है? सर यहां पे ऑफ है 0, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ऑप्शन तो लैप्स हो जाएगा, 0। यहां तक ठीक है। अब मैं कुछ और बता रहा हूं, मैंने प्रोबेबिलिटी बता दूं, इसका 90 प्रॉफिट हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, और 0 हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी बता दूं तो क्या आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन बता सकते हो? हाँ सर, वही तो पढ़ के आ रहा है, वही तो पढ़ाया है ना अभी जस्ट, कि यार जो एक्सपेक्टेड ग्रॉस पे ऑफ है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां भी तो वही करने वाला हूं मैं, एक्सपेक्टेड पे ऑफ को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हालांकि प्रोबेबिलिटी 2 ही हो सकती क्योंकि 2 ही पॉसिबल प्राइस है, और मैं प्रोबेबिलिटी निकालने का एक तरीका है, वो तरीके के विषय में भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लिया हूं। सर प्रोबेबिलिटी तो दिया रहेगा ना क्वेश्चन में? नहीं ना भाई, यहां तो कुछ और ही प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, उसका नाम होता है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। पर अभी उसकी चिंता मत करो, मैं प्रोबेबिलिटी आपको दे देता हूं। यहां प्रोबेबिलिटी है मान लो 0.7 और यहां प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो क्या आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल सकते हो? हाँ सर, अभी निकाल दे रहे हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन 90 इंटू 0.7। अब इसके लिए मैं टेबल नहीं बना रहा हूं यार, इसके लिए टेबल प्लस 0 इंटू 0.3, ये आ गया सर 90 इंटू 0.7 सर 63। अगर मैं इस ऑप्शन को खरीदूं तो इससे मुझे फ्यूचर में जो प्राइस होने वाले हैं दो, उसके हिसाब से 63 का फायदा हो सकता है। कब हो सकता है? आज हो सकता है कि 1 साल बाद, 1 साल बाद। पर प्रीमियम मुझे कब देना है? आज। तो क्या इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा? यस। डिवाइड किससे करेंगे? 1.10। 63 डिवाइडेड बाय 1.10, तो ये आ गया सर, ये आ गया 57.27। अब इसको मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन नहीं दूंगा, इसको नाम दूंगा वैल्यू
ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और अगर अब चेक करूंगा प्रीमियम कितना है, अगर प्रीमियम है 25 रुपए तो ये अंडर प्राइस है, ऑप्शन खरीद लेना चाहिए। यहां तक ठीक है सर? कुछ सवाल है? आप बोलो। सर आप इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे, आप इसको डिस्काउंटिंग कर रहे हो। जी सर, डिस्काउंटिंग रिस्क फ्री से क्यों कर रहे हो? जबकि यहां रिस्क है तो डिस्काउंटिंग रिस्क फ्री से करने का क्या लॉजिक है? समझाऊंगा। नाम है रिस्क न्यूट्रल, ये भी समझाऊंगा अभी धीरे धीरे। अभी तक कोई दिक्कत है क्या? अभी तक कोई दिक्कत नहीं। बस बेटे खत्म हो गया बायनोमियल रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, बस यही था। आपको क्या देगा? आपको ये प्राइस दे देगा, ये प्राइस दे देगा, तो पे ऑफ तो हम वैसे भी निकाल लेंगे। मान लो प्रोबेबिलिटी भी दिया है तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन तो निकालते आ रहा है, बस उसको डिवाइड कर देंगे, डिस्काउंटिंग कर देंगे उसका, तो वैल्यू ऑप्शन है। सर शुद्ध हिंदी में बात ये समझ में आ गई कि कुछ है ही नहीं है वैल्यू ऑफ ऑप्शन। जो पिछला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, यही तो पढ़ा था, उसी का हम प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं, और तो कुछ किया ही नहीं आपने। बस यही तो है, और कुछ नहीं है इसमें। समस्या बस 2-3 जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है वो मैं अभी करवाऊंगा धीरे से, पर पहले कुछ नामकरण कर देते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक नाम यूज करेंगे, जैसे 500 किसका प्राइस है? स्टॉक का प्राइस है, तो इसको हम एस बोला करेंगे, एस। और प्राइस जो ज्यादा है उसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा, उसको यूएस। यूएस का मतलब अप, बढ़ रहा ना। और सर जो प्राइस कम है उसको गिर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? डीएस, डीएस यूएस। अच्छा बड़ा। और सर ये जो पे ऑफ है इसका भी नाम है क्या? यस, इसको बोलेंगे सीयू। सीयू कॉल ऑप्शन का पे ऑफ, अगर प्राइस बढ़ता है तो। अब बोलो इसको क्या नाम दूं? सीडी। सर डाउन होता है तो कॉल ऑप्शन का पे ऑफ। इसको क्या नाम दूंगा? सर इसको नाम दो पी, प्रोबेबिलिटी। अब अगर ये 0.7 है तो ये कितना आ जाएगा? 0.3। मुझे सब प्रोबेबिलिटी का टोटल तो 1 होता है, तो इसको क्या नाम दे दूं? 1 माइनस पी। बड़ा आसान। अब सुनो, एक फॉर्मूला है, ये वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का फॉर्मूला है। काश सर मैं क्या करवा रहा हूं, क्या रहा है सर, आप करवा क्या रहा बेटे? क्योंकि आगे जब आप जाओगे ना अगले पेज में, तो भगवान कसम जबरदस्त फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बहुत जबरदस्त है। मैं अभी भूमिका तैयार कर रहा हूं कि देखो जी फॉर्मूले के लिए चिंता मत करना बस। सर आपने ये क्या किया? 90 इंटू 0.7। अगर मैं कहूं वैल्यू ऑफ ऑप्शन का फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ ऑप्शन कॉल ऑप्शन को मैं C0 बोल सकता हूं। C0 मतलब कॉल ऑप्शन का, 0 का मतलब आज का वैल्यू। सोचते फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते, चिंता मत करो अभी समझ में। 90 क्या है? CU, उसको मल्टीप्लाई किस P से, तो सर आप ऐसा लिखने वाले CUP। यस, CUP। 0 क्या है? CD, और उसको मल्टीप्लाई किससे किया? 1 माइनस पी। CD मल्टीप्लाई है 1 माइनस पी, हालांकि 0 ही आएगा। 1 माइनस पी 0 इंटू जो भी, तो ये आगे निकल के आएगा 63। डिवाइड किससे किया? सर डिवाइड किया 1 प्लस आर। हमको तो पता नहीं ना बेटे, नहीं, यहां 1 प्लस आर यूज नहीं करता, वो यूज करता है कैपिटल आर। मतलब कॉल ऑप्शन का आज का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन का प्रेजेंट वैल्यू। बस उसका उसने इस तरह से फॉर्मूला बनाया कि आप लोग डर जाए। CUP प्लस CD 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय। सर पहला क्वेश्चन, हाँ पूछो। सर क्या फॉर्मूला लिखना जरूरी है? आंसर है हाँ। लिखो ना, लिखो यार, नंबर चाहिए मुझे। बिना फॉर्मूले के भी आंसर आ रहा, पर नंबर चाहिए मुझे, फॉर्मूला लिखना। सर दूसरा क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा क्या? प्रोबेबिलिटी नहीं दिया रहेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वो वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है जो हम सोच रहे हैं। इसका नाम है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। सर तीसरा क्वेश्चन, ये जो आप डायग्राम बनाए हो, क्या ये हम एग्जाम में बना सकते हैं? बिल्कुल। इस डायग्राम का नाम है बाइनोमियल ट्री। बाइनोमियल ट्री।
ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल ट्री। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बाइनोमियल ट्री बनाओ, तो बनाना तो वैसे भी पड़ता है, पर फिर भी अगर ना भी पूछे तो बना लोगे तो अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाएगा। सर तीसरा क्वेश्चन, हाँ पूछो तीसरा क्वेश्चन। सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम में तो ऐसे दिया रहेगा, तो हम CMP को S करके लिख सकते हैं क्या, और E करके लिख सकते हैं क्या, और ये जैसे रिस्क फ्री को R करके लिख सकते हैं कि अलग से गिवन करके ऐसे लिख सकते हो ना। स्टैंडर्ड नोटेशन आप दे सकते हो, गिवन करके लिख सकते हो। तो पहला हम ऐसे ही करेंगे, गिवन करके लिख देंगे, फिर रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो कि मुझे आपको सिखाना है, और उसके बाद एक बार बाइनोमियल ट्री बना देंगे, और उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूले से वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 4 स्टेप्स में 8 नंबर का क्वेश्चन है भैया, तो 4 स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि एक लाइन में ये बताओ, ये 57.27 निकालने में कोई तकलीफ है कि आपको? कोई तकलीफ नहीं, आप तो कैलकुलेटर में निकालोगे, पर थोड़ा प्रेजेंटेशन में मजा आना चाहिए ना। 4 चीजें पहले गिवन करके लिख देंगे, गिवन SERUSDS लिखने में क्या जा रहा, ठीक है, पहला काम। दूसरा क्या करेंगे, हम ये वाली रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला है, पर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन, उसका फॉर्मूला कैसे दिया ये सब कुछ समझा दूंगा। तीसरी बात, उसके बाद हम बाइनोमियल ट्री बना लेंगे, और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालेंगे। देखो पढ़ते क्या लिखा हुआ, अभी सुनो, अभी समझाया ऐसा नहीं है, अभी समझाना बाकी है। अभी रिस्क फ्री रेट क्यों यूज कर रहे हैं ये सब समझाना पड़ेगा अच्छे से। तो पढ़ते क्वेश्चन को नहीं, सॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ते। रिस्क न्यूट्रल, बाइनोमियल में रिस्क न्यूट्रल एज पर बाइनोमियल मॉडल, जैसे कि नेम है ओनली 2 पॉसिबल प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन मैच्योरिटी। एक है मैक्सिमम प्राइस, अपर प्राइस, इसको हम क्या बोलेंगे US, और एक है मिनिमम प्राइस या लोअर प्राइस, इसको हम क्या बोलेंगे DS। ठीक है, यहां तक। फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑप्शन। पहले गिवन करके लिख देंगे जो मैं आपको बता रहा था। दूसरा कैलकुलेट रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू R माइनस D, ये मुझे आपको समझाना है। तीसरा बाइनोमियल ट्री, वही गोला बनाया था राउंड, ठीक है। और चौथा वैल्यू, और ये मैं आपको समझाता CUP प्लस CD 1 में डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ पुट का भी ऐसी कुछ होगा। तो वैल्यू ऑफ कॉल का समझ में आता तो वैल्यू ऑफ पुट। इट मींस अगर अभी समझने के लिए क्या बाकी है, बस समझने के लिए ये बाकी रह गया, बाकी क्या सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, क्या है प्रोबेबिलिटी? चलो, 2 चीजें हैं। मेरे मन में एक बात आई कि यार इसका फॉर्मूले को मैं याद करवा देता हूं, जो CA फाइनल में हमसे होने से रहा। दूसरा मन में यह है कि याद यहां करवा देता हूं, और फॉर्मूले का डेरिवेशन में वो डेरिवेशन फॉर्मूला जो डेरिवेशन हुआ है ना, उस वाले लेक्चर में डाल देता हूं। पर दिक्कत ये है कि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि उस डेरिवेशन का यूज नहीं होने वाला है, पर लॉजिक समझना तो जरूरी है। हर चीज का लॉजिक है, इसका भी आपको लॉजिक, क्योंकि इसमें लॉजिक भी मैं नहीं समझा सकता बिना डेरिवेशन के। तो क्या डेरिवेशन यहां ही करवाओगे? यस। जिनको रट्टा मारने की आदत होगी, कुछ ऐसे भी बच्चे जो बोलते नहीं समझना लॉजिक, यार क्या करना है, हमें तो पास करवाओ, खत्म, तो वो याद कर लेना, और फिर एक बार डेरिवेशन हो जाए उसके बाद मैं लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है ये फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। ये सेम क्वेश्चन, चलो अब मेरी बात समझो। आज शेयर का प्राइस कितना है? 500। ठीक है, आज शेयर का प्राइस है 500। एक साल बाद या तो 20% से ज्यादा हो सकता है, या तो 20% से कम हो सकता है। मतलब सर
500 500 इंटू 1.20 हो सकता है सर, या तो 500 इंटू 0.8 हो सकता है, ठीक। और यहाँ जो है प्रोबेबिलिटी, और यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? नहीं। और पता है आपको एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर कैसे निकलता है? सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर। सर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ शेयर सिंपल सी बात है सर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और इन सबको जोड़ देंगे। यस, एक्सपेक्टेड प्राइस मतलब वही होता है एक्सपेक्टेड प्राइस, आपको पता है। प्राइस को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेक्टेड प्राइस आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास दो चीजें, या तो मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं, या तो मैं बैंक में पैसे जमा करूं। अगर मैं बैंक, समझ रहे हो, बैंक, अगर शेयर मार्केट में अप डाउन होता है तो मैं, बैंक वाले ने कहा कि साहब आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, मान लो 10%, 10% को मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको मैं आर बोल सकता हूं, आर इज इक्वल टू 10%। बैंक वाले ने कहा कि आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मार्केट में अप डाउन होता है तो भी क्या मुझे 10% ही इंटरेस्ट मिलेगा? यस, तो उसको मैं बोलता हूं रिस्क फ्री। रिस्क फ्री 10% मुझे मिलना। तो मैं ये सोच रहा हूं, मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं बैंक में जमा करता हूं तो एक साल बाद 500 इंटू 1.10 कितना होता? 550। तो मुझे बैंक से 550 रुपए वापस मिल जाएगा एक साल बाद। बैंक में 500 जमा कर दूंगा तो बैंक से 550 रुपए वापस मिलेगा। अगर मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूं तो बताओ, उन्हीं 500 रुपए का मैं शेयर खरीद लेता हूं, शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूं तो शेयर की प्राइस एक साल बाद 550 से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए कि 550 होना चाहिए? सोच समझ के बताना। एक दो ऑप्शन, एक बैंक में पैसा जमा करूं तो 550 मिल रहा है, दूसरा शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं तो जो शेयर मैं आज खरीद रहा हूं उसकी वैल्यू एक साल बाद कम से कम कितनी होनी चाहिए? सर कम से कम 550, पर 550 से ज्यादा ही होना चाहिए सर, उधर रिस्क है। आप रिस्क, अगर 550 उधर से भी मिल रहा, 550 इधर से भी मिल रहा है, तो फिर सर बैंक में पैसा जमा करो ना, क्यों रिस्क ले रहे हो भाई? यस, बोलो 550 की उससे ज्यादा? उससे ज्यादा सर, उससे ज्यादा। यस, तो वैसे तो दिल क्या बोल रहा है, उससे ज्यादा। कितना ज्यादा? क्या है आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? सर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं मालूम, 10% से ज्यादा होना चाहिए हमको। समस्या यही तो है, हर एक पर्सन का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग हो सकता है। सर कहना क्या चाहते हो? बाइनोमियल का दूसरा एजम्पशन, पहला एजम्पशन क्या था? ओनली दो ही पॉसिबल प्राइस हो सकते हैं। दूसरा एजम्पशन, रिस्क है ही नहीं है दुनिया में, रिस्क न्यूट्रल है। रिस्क न्यूट्रल है मतलब आप शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हो साहब, वहां भी रिस्क नहीं है, आप बैंक में जमा कर रहे हो वहां भी रिस्क नहीं है, दोनों में रिस्क है ही नहीं है, रिस्क न्यूट्रल वर्ड। अच्छा, ऐसी दुनिया जहां रिस्क है ही नहीं है, वाह सर क्या एजम्पशन है। इसलिए जो रेट यूज किया जाएगा वो रिस्क फ्री रेट यूज किया जाएगा, ठीक है। मतलब सर, मतलब ये है कि चाहे मैं बैंक में पैसा जमा करूं, चाहे मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं, इधर से भी 550, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं तो भी 550 रुपए ही आना चाहिए, ठीक। तो एक इक्वेशन बनाएगी, इक्वेशन ये है। सबसे पहले मैं बैंक की बात करता हूं। इट मीन्स मेरी इक्वेशन क्या बनने जा रही है? मेरी इक्वेशन बनने जा रही है बैंक इज इक्वल टू शेयर मार्केट। इसको मैं इक्वल करने की कोशिश कर रहा हूं। बैंक में कितना जमा करना? 500 इंटू 1.10, और शेयर मार्केट में पैसे लगाऊं तो एक्सपेक्टेड प्राइस क्या आना चाहिए? ये भी एक साल बाद का कैश फ्लो है और आने वाला भी एक्सपेक्टेड प्राइस ऐसे आएगा। मुझे बस प्रोबेबिलिटी नहीं पता, प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसलिए मैं ये सारा काम कर रहा हूं। तो मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, 500 इंटू 1.20 इंटू पी, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्लस 500 इंटू 0.8 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। एक इक्वेशन बनाया,
और उस इक्वेशन से मुझे बस ये P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अपर प्राइस, P का मतलब यहां मैंने लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ अपर प्राइस, अपर स्टॉक, अपर प्राइस, और 1 माइनस बी प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर प्राइस। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हालांकि एक मैं नाम दे दूं, अगर इसका नाम भी दे दूं तो ये क्या है, ये स्टॉक का प्राइस, और ये क्या है SR, और ये क्या है S, और ये क्या U, तो इसको सर US बोल सकते हैं, US इंटू P, और इसको क्या बोल सकते हैं सर, इसको बोलते हैं DS इंटू 1 माइनस P। मैं अगर ऐसे इक्वेशन बनाऊं तो बात समझ। सर अब इसका डेरिवेशन से क्या निकालने की कोशिश करेंगे, डेरिवेशन से हम बस P निकालने की कोशिश करेंगे, इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे, और डेरिवेशन आपके सामने है, मैं ले चलता हूं डेरिवेशन। ये है डेरिवेशन, ठीक से देखना, पहले इस तरफ का एरिया कवर करो। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं सर, ये भी बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये तो वही वाली इक्वेशन, और ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है, आप बोलो हाँ। 500 इंटू 1.1, ठीक है, 500 इंटू 1.2। अब ये 500 इंटू 0.8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 500 इंटू 0.8, 500 इंटू 0.8 को 1 P से मल्टीप्लाई, 500 इंटू 0.8 है ये, ठीक है, इन्होंने गलत लिख दिया, 500 इंटू 0.8 इंटू P। ठीक है, अब सुनो क्या हो रहा है, ये जो दिख रहा है देखो, इसमें भी P से मल्टीप्लाई है और इसमें भी P से मल्टीप्लाई है, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो 500 इंटू 0.8 है, इसको उठा के मैंने यहां से माइनस कर दिया। कोई दिक्कत सर, एक ये आएगा कि डेरिवेशन नहीं आएगा ना एग्जाम में, पर समझ तो लो भाई, कुछ सीखने को तो मिलेगा यहां आए हो तो। 500 इंटू 1, ये ठीक है, 500 इंटू 1.2 इंटू P माइनस 500 इंटू 0.8 इंटू P, तो P और P कॉमन हो गया। यस सर, इसको मैंने ऐसे कर दिया, 500 इंटू 1.2 किया माइनस 500 इंटू, अब P को उधर रख दिया, अब P को यहीं छोड़ दिया और ये दोनों चीज उठा के डिवाइड में डाल दिया, और इसमें 500 500 को कॉमन ले लिया, 500, तो 500 500 कट हो गया, तो फाइनली इक्वेशन ये बना। P 1.1 को क्या बोलते हैं हम, R। सर इसको क्या बोलते, इसको बोलते हैं D। सर D मतलब D निकलता कैसे, ये बताओ। अब देखो D कैसे निकला, सुनना ध्यान से, D कैसे निकलता है, D, और सर ये क्या है, ये है U माइनस। सर R तो हमको समझ में आता, ये U और D कैसे निकला, बस इतना बताओ, बड़ा आसान है बेटे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं प्राइस 600 हो जाएगा और ये कितना है 500, 600 हो जाएगा, तो बोलो कितने टाइम से ज्यादा, 600 डिवाइडेड बाय 500, तो यहां कितना जाएगा 1.2, और 1.2 क्या है, वही तो है, बस मैं आपसे समझाने की यही कोशिश कर रहा हूं कि यहां देखो आपने क्या किया, यहां क्या है 1.2। अब मैं कहता हूं प्राइस कितना हो जाएगा, अगर प्राइस कम जाएगा डाउन तो सर 400, और यहां कितना है 500, तो कितना कम हो जाएगा, कितने टाइम्स, 0.8 टाइम्स। इसको क्या बोल रहे हैं, डी। कुछ नहीं है ये सर, मतलब आपने ऐसा किया, जो 500 है वो 20% से ज्यादा हो जाएगा, डिवाइडेड 500, बस कुछ थोड़ी ना यार, सीधी तो बात है। मैं कह रहा हूं कितने से बढ़ेगा और कितने से डाउन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मालूम है, यस, माइनस कितने से डाउन होगा, यहाँ कितने से बढ़ेगा, डेरिवेशन कैसे हुआ, डेरिवेशन में आपको समझा चुका। ठीक है जी, और बाकी आप इस ऐसे देखना, अलजेब्रा करना तो वैसे कर लीजिए। ठीक है सर, अब हम लोग काफी कुछ तैयार हो चुके हैं। रिस्क फ्री रेट क्यों लिया ये मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी क्यों नाम है ये भी समझा चुका हूं। सुनो 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 बच्चों, एग्जाम में अगर कुछ और प्रोबेबिलिटी दे देता है तो वो नहीं लेना है, यहां तो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी आपको निकालना ही पड़ेगा। आपको जो दी गई प्रोबेबिलिटी वो आपके काम की नहीं। अगर बोलेगा बाइनोमियल मॉडल से ये रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से क्वेश्चन बनाओ, तो सुनो साहब, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना ही पड़ेगा। एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में जो प्रोबेबिलिटी दिया है उसको मत ले लेना, गलती मत करना। तो साहब पहला पॉइंट, दूसरे में दिक्कत थी R माइनस डी U माइनस डी, मैंने लॉजिक समझाया हूं, ठीक है, डेरिवेशन भी करवाएं, बाइनोमियल ट्री और वैल्यू, ये इसका भी मैं आपको समझा चुका हूं। अब ऐसा कि कुछ प्रैक्टिस करेंगे ना तो शायद हम लोगों को बात समझ में आ जाएगी। तो प्रैक्टिस हो जाए क्या, यस। कितना टाइम हो गया, देखिए 10 मिनट में कितना क्या हो सकता है, 10-15 मिनट में आपका लूंगा, एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो दिक्कत नहीं होगी। चलो जी एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल नंबर 7 आपके पास में।
चलो देखते हैं। करंट मार्केट प्राइस दिया 500 और एक्सरसाइज प्राइस दिया 510, पीरियड है 1 ईयर, रिस्क फ्री रेट है 10%, मैक्सिमम प्राइस दिया, मिनिमम प्राइस दिया, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एज पर बाइनोमियल मॉडल। चले स्टेप नंबर 1 से कर रहा है। गिवन मुझे जो जो चीज चाहिए पहले मैं वो लिख लेता हूं। सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस को बोलते हैं एस, कितना है ₹500। उसके बाद एक्सरसाइज प्राइस को बोलते ई, ये है ₹510। ऑप्शन कौन सा, पीरियड है 1 ईयर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है यार, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बोला, मतलब प्राइस बढ़ने का साइन लगा देता हूं मैं, ठीक है। इससे ना मुझे पता लग जाता है कि यार ऊपर जाएगा तो एक्सरसाइज है, ठीक है। पीरियड कितना है 1 ईयर, आर कितना है 10%। 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1.10, 10% मतलब 1.10, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए यूएस, तो बोलो शेयर का प्राइस कितना होता है 600 और अभी कितना है 500, कितने टाइम से ज्यादा, तो सर 600 डिवाइडेड बाय, और क्या चाहिए मुझे डीएस 400 डिवाइडेड बाय 500, 600 डिवाइडेड बाय 500 तो 1.20 और 400 डिवाइडेड बाय 500 तो ये कितना आ गया 0.80, ठीक है। पहला काम। दूसरा काम क्या करें, हमें रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। यही हो सकता है कि यही हो जाएगा तो यही कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। P इज इक्वल टू R माइनस डी, U माइनस डी। R कितना है जी 1.10, D कितना है 0.80, R कितना है, नहीं U कितना है 1.0, P का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अपर प्राइस, ठीक है। पहले नीचे वाला सॉल्व करूंगा मैं, है ना। 1.20 माइनस 0.8 एम प्लस में डाल दिया, माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय एम आर सी इक्वल टू 0.75, ठीक है। 2 स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या बनाएंगे, बायनोमियल ट्री। बताओ आज प्राइस कितना है, सर आज प्राइस है 500। तो पॉसिबल प्राइस हो सकते हैं, एक है 600 और एक है 400, ठीक है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमको मालूम है, यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.75, यह कितने जाएगी 0.25। बस यहां मुझे निकालना पड़ेगा CU और यहां निकालना पड़ेगा CD। कौन सा ऑप्शन है, कॉल। 50% बच्चे लोग इस क्वेश्चन को कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए गलती करके आते हैं, गलती करते साहब। और सुनो गलती क्या करते हैं, गलती ये करते 600 माइनस 500 100 रुपए। भाई ये आप कंपैरिजन इससे क्यों करोगे, और यही करते हैं भाई।
दिल ना रोता है जब ना बच्चे आंसर शीट दिखाते कि सर एग्जाम में हमसे ये हो गया। कैसे हो गया यार? कंपैरिजन इससे करना ही नहीं है, कंपैरिजन है एक्सरसाइज प्राइस से, और एक्सरसाइज प्राइस कितना 510। ठीक है सर, तो यहाँ कितना आ जाएगा ₹90, और यहाँ क्या आ जाएगा 0। दैट्स इट। अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। फॉर्मूला लिखेंगे, कॉल ऑप्शन को क्या बोलेंगे हम, C0 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था सर, CUP था प्लस CD 1 - P डिवाइडेड बाय कैपिटल R। फटाफट करते हैं। C0 इज इक्वल 90 इंटू 0.75 प्लस 0 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय कैपिटल R मतलब 1.10। आंसर 90 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 1.10, तो ये आ गया ₹61.36। ठीक है, ठीक है सर। और करें क्या, और एक एग्जाम्पल और करेंगे। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8 अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। बायनोमियल का चल रहा है तो यार थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तैयार हो क्या? यस। इसमें और कुछ नहीं, बायनोमियल आ गया समझ में, बायनोमियल की समस्या नहीं है। अब समस्या है कंपाउंडिंग वाली, अब समस्या कुछ और ही है। ठीक है, देखते हैं। और प्लीज जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा होगा ना कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग का, तो भाई पहले जाकर वो देखो और उसके बाद ये क्वेश्चन करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे मत बोलना। और सर जिनको याद नहीं है वो भी जाकर देखे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, और फिर करे इस क्वेश्चन को। देखिए कि क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 8। करंट मार्केट प्राइस दिया है, मतलब एस एक्सरसाइज प्राइस है, पीरियड 6 मंथ है, याद रखना इस बार पीरियड 6 मंथ। प्राइस ऑन मैच्योरिटी, अपर प्राइस, लोअर प्राइस, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इफ। अगर रेट सेमी एनुअली है, अगर रेट कंपाउंडेड एनुअली है, अगर रेट कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली है, 3 चीजें हैं एक साथ। पहला गिवन तो लिख देते, उसमें तो कुछ है ही नहीं। स्टेप नंबर 1, गिवन। तो एस दिया हुआ है क्या? यस सर, ₹1000। ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस दिया है क्या? यस सर, ₹1100। ऑप्शन कौन सा? कॉल, बढ़ने का। इसके अलावा सर यूएस निकाल सकते हैं कि यस 1300 डिवाइडेड बाय 1000, और डीएस भी निकल सकते हैं कि यस 900 है। मतलब ये 1.30 हो गया और ये 0.90 हो गया। समस्या सिर्फ किसमें? समस्या है आर। और आर इसमें अलग आएगा, इसमें अलग आएगा, इसमें अलग आएगा। जो खेल अब बाइनोमियल का नहीं रह गया, अब इसका खेल रह गया, तो वो तीनों एक साथ मैं करवाता हूं। आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको। ठीक है, तो 3 कॉलम बना के कर लेते। ठीक है, एक में लिखा हुआ है 8% कंपाउंडेड
सेमी एनुअल। एक में लिखा 8% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, और एक में लिखा 8% कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। जगह का मैं, आप अच्छे से लिख लेना भाई लोग, ठीक है। अब सुनोगे बच्चों ध्यान से, 8%, 8%, 8%, और रेट निकालना है 6 मंथ का। 6 मंथ का फैक्टर निकालना, सीधी सी बात। जहां कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा है, 8 × 6 इज डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ गया 4%, R इज इक्वल टू 1.04। बिल्कुल आसान, ठीक। लेकिन जहां शब्द आएगा कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली या इफेक्टिव, तो मैंने आपको बताया 2 शब्द आएंगे, या तो आएगा कंपाउंडेड एनुअली या तो शब्द आएगा इफेक्टिव। अगर दोनों शब्द आए तो भाई आप इंटू 6/12 नहीं कर सकते, फिर आपको पावर वाला फ्लेवर देना पड़ेगा। कहां? 2 जगह, या तो कंपाउंडेड एनुअली शब्द आए या तो इफेक्टिव शब्द आए। क्या सर, क्या बोले सर, फिर से बोलो। नहीं बोल सकता, जाइए और बेसिक क्लासेस में देखिए जो आप छोड़ के आए हो। इट मीन्स अब यहां आर कैसे निकलेगा, 1.08 पावर 6/2 इज इक्वल 6 महीने का रेट निकालना है। 1.08 का एक बार स्क्वायर रूट कर दो, तो यहां आ गया 1.039, मतलब R इज इक्वल टू 1.039। क्यों ऐसा किया? क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली शब्द लिखा हुआ है, और कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली में तो ऐसा आएगा E 0.08 इंटू 6/12, दैट इज E 0.04। 0 ये क्या है? R, और ये क्या है? T। R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम। E 0.04 का वैल्यू कैसे निकालते थे? 0.04 डिवाइडेड बाय 4096 प्लस 1 और इंटू इक्वल टू 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सर ये आ गया 1.0408। बात समझ में आ रही है? कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग हो, हालांकि ये वैल्यू भगवान की कृपा से दिया रहता है, 10% ऐसा हो कि ये वैल्यू ना दिया हो, तो हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग? कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग पे मैं लिखवा चुका हूं आपको। बात समझ में आ रही है? सर अगर 8% के अलावा और कुछ नहीं दिया, बस 8% लिखा, तो क्या करेंगे? ऐसे जो सबसे ज्यादा सिंपल है, 8% साल भर का, तो 6 महीने का 4%। लेकिन जहां आएगा सर कंपाउंडेड एनुअली या इफेक्टिव शब्द, तो फिर ये सर जहां कंटिन्यूअसली आया तो वहां ई पावर यूज करोगे, कोई बात ही नहीं। ठीक है सर, बस हो गया। फिर तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर कौन सा? 2, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। क्या फॉर्मूला पता है हमको? हाँ सर, फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से। सर P इज इक्वल टू R माइनस डी और U माइनस डी। बिल्कुल सब में वही लगेगा। तो चलो, R का मतलब 1.04, D कितना था? 0.9, 1.30 माइनस 0.9 आ गए। 1.30 माइनस 0.9 एम प्लस में डाला, 1.04 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू 0.35। अब यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा 1.039 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय 1.30 माइनस 0.9।
1.30 माइनस 0.9 एम प्लस में डाला, 1.039 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई एम आर इक्वल टू यहाँ के 0.3475। ऐसे यहाँ का भी पी निकल सकता है 1.0408 माइनस 0.9, 1.30 माइनस 0.9, तो 1.30 माइनस 0.9 एम प्लस में डाला हो 1.0408 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई एम आर इक्वल टू, तो सर यहाँ गया 0.352। ठीक है, ठीक है सर। अब स्टेप नंबर कौन सा? 3, बाइनोमियल ट्री। तो बाइनोमियल ट्री तो हमें तो बनाना आता है। प्राइस आज कितना है सर? आज 1,1309। एक हजार 1300 और 900। यहाँ भी बना लो 1000, 1300, 900। एक 1000, 1300 और 900। ठीक है, ठीक है। अभी क्या करना है? अब हमको लिखा CU और CD। याद रखना कंपैरिजन किससे करोगे? 1100 से बढ़ना चाहिए। कॉल ऑप्शन है, मतलब 200। तो सर यहाँ 200, 0, 200, 0, 200, 0। प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी सर यहाँ 0.35 है, तो 1 से माइनस करना पड़ेगा। 0.65 यार, यहाँ 0.3475, 1 माइनस 0.3475, तो यहाँ जाएगा 0.6525 और यहाँ है 0.352, तो 1 माइनस 0.352, तो सर ये आ गया 0.648। ठीक है। फाइनली स्टेप नंबर 4, वैल्यू ऑफ ऑप्शन। बिना फॉर्मूला लिखे कर रहा हूं, फॉर्मूला आपके पास है, आप लिख लीजिएगा, मैं बिना फॉर्मूला। T0 इज इक्वल टू 200 इंटू 0.35। ठीक है सर, 0 इंटू 0.65। डिवाइड यहां किससे होगा सर? डिवाइड 1.04 से। 200 इंटू 0.35 डिवाइडेड बाय 1.04, तो आंसर आ गया सर 67.31। यहां C0 की बात करो, 200 इंटू 0.3475 प्लस 0 इंटू 0.6525। याद रखना डिवाइड किससे होगा? डिवाइडेड बाय, अब यहां डिवाइड 1.04 जो लिखा है उसी से 1.039, तो 200 इंटू 0.3475 डिवाइडेड बाय 1.039। आंसर आ गया यहां ₹66.89। यहां C0 की बात करें, 200 इंटू 0.352 प्लस 0 वाला आप देख लेना, डिवाइडेड बाय यहां होगा 1.0408 से डिवाइड,
तो 200 इंटू 0.352 डिवाइडेड बाय 1.0408, आंसर आ गया 67.6। ठीक है, इस क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल को करवाने का उद्देश्य क्या था? बस कि भाई आप इन शब्दों को पे ध्यान देना। कंपाउंडेड क्या है, सेमी एनुअली है सर, 8% ऐसे ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा, तो मैं पहले ही बोल रहा हूं ऐसे ही लिखा तो सबसे सिंपल है कि ऐसे लेना, 8% साल भर का तो 6 महीने का 4%। तो देखा जाए तो दो चीजों पे फोकस करना, अगर कंपाउंडेड एनुअली या इफेक्टिव शब्द लगा हुआ है तो पावर वाला फ्लेवर देना पड़ेगा, अगर कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली लिखा हुआ है तो ई का पावर लगाना पड़ेगा, अगर ये दोनों नहीं लिखा हुआ तो नॉर्मल कर लो भाई, जो आपका दिल करता है ना वो वाला। एक एग्जाम्पल और करना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं तो क्या है फ्लो टूट जाएगा। और उसके बाद आज तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे हम बायनोमियल के, अगली क्लास में हम पहले रिवीजन करके आना, बायनोमियल के क्वेश्चन बनाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, इसको खत्म कर लेते, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा हूं पर फ्लो टूट जाएगा अगर मैं नहीं करवाता हूं। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस दिया, एक्सरसाइज प्राइस दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट 12% पर एनम, इफेक्टिव दिया, इफेक्टिव का मतलब कंपाउंडेड एनुअली, इफेक्टिव का मतलब पावर वाला फ्लेवर यूज करना पड़ेगा के लिए। मैक्सिमम प्राइस दिया, मिनिमम प्राइस दिया, वैल्यू ऑफ, सुनो पहली बार पूछ रहा है भाई, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालना है। तो स्टेप नंबर 1, गिवन, क्या एस दिया है, यस, कितना 500, क्या एक्सरसाइज प्राइस दिया है, यस 530, क्या यूएस निकाल सकते हैं, यस 600 डिवाइडेड बाय 500, 1.20, क्या डीएस निकाल सकते हैं, यस 400 डिवाइडेड बाय 500, 0.9। ऑप्शन कौन सा है, पुट, मतलब कम होगा तो एक्सरसाइज। बचा क्या आर, अब आर का देखना, आर इज इक्वल टू, क्या पावर वाला फ्लेवर यूज होगा, यस, तो यहां जाएगा 1.12, इफेक्टिव दिया है और 3 मंथ लिखा तो ऊपर क्या जाएगा 3/12, तो ये तो निकालना आता है आपको, 1.12 1 2, तो ये आ गया 1.0287। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएगा रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, स्टेप नंबर 2। रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला पता है कि आपको? हाँ सर, और प्रॉपर कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, P इज इक्वल टू R माइनस डी U माइनस डी। देखो R निकाला था हमने, R कितना निकाला था, 1.0287, 1.0287 माइनस 0.80 डिवाइडेड बाय 1.20 माइनस 0.8, 1.20 माइनस 0.8 m प्लस 1.0287 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू, तो 0.572, 5717 कर लेता हूं, एक 4 डिजिट में कर देते, टेंशन खत्म। अब स्टेप नंबर कौन सा जाएगा इसके बाद सर, स्टेप नंबर 3। सर प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट में करना कि 3 में कि 4 में? 4 में करो भाई, 4 में एक्यूरेट आंसर से। बाइनोमियल याद रखना, पुट ऑप्शन है यहाँ, है ना?
आज प्राइस कितना है? आज प्राइस कितना है? आज प्राइस है 500 रुपए। आगे दो पॉसिबल प्राइस हो सकते हैं, या तो हो सकता है 600 या तो हो सकता है 400। तो बताओ CU कितना? याद रखना कंपैरिजन किससे करना है? एक्सरसाइज प्राइस। पुट ऑप्शन है एक बात, तो 530 एक्सरसाइज प्राइस 5, ये तो 0 नहीं। पुट ऑप्शन है तो ऐसे नहीं लिख सकते। अब सुनोगे CU कैसे लिख सकते? PU लिखना पड़ेगा 0 और PD लिखना पड़ेगा 530 माइनस 400 130। अब मैं एक्सरसाइज प्राइस से कंपैरिजन करना पता नहीं है बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं सर, आप रिपीट करो चीजों को। हाँ रिपीट कर रहा हूं ना यार, इसलिए क्योंकि आपकी एक बार में समझ में नहीं आती है, फिर एग्जाम में जाओगे और यहां गलती करोगे। 0.5717 1 माइनस 0.5717 तो सर 0.4283। ठीक है, लास्ट स्टेप वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। फॉर्मूला याद है? तो फॉर्मूला बनाते हैं P0 मतलब पुट ऑप्शन का आज का वैल्यू। हालांकि P0 का मतलब वैल्यू ऑफ शेयर भी पढ़ाऊंगा मैं आगे, अभी तो यहाँ काम चलाओ। फॉर्मूला PUP सर, PUP प्लस PD 1 माइनस P डिवाइडेड बाय कैपिटल R। बिल्कुल सही, बना सकते फॉर्मूला, ऐसा थोड़ा। तो PU 0 इंटू 0.5717 प्लस 130 इंटू 0.4283 डिवाइडेड बाय 1.0287। तो 130 इंटू 0.4283 डिवाइडेड बाय 1.0287, तो फाइनल आंसर आ गया ₹54.12। थक गया? मैं भी थक गया। तो सर क्वेश्चन अगली क्लास में बायनोमियल के क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आए हैं, जो स्टडी मटेरियल में। अभी कल अगली क्लास करने से पहले एक बार रिवीजन जरूर करोगे, ज्यादा अच्छा। ठीक है जी, तो आज के लिए क्लास के लिए सफिशिएंट। सेकंड जो ब्रेक के बाद जो क्लास है ना वो इम्पोर्टेंट थी, प्लीज उसका रिवीजन कर लेना, वो इम्पोर्टेंट आपके लिए। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, कुछ अच्छा करेंगे। अब बोर नहीं होगे, अब प्रैक्टिकल है। ओके बाय।